दिमाग पे इस समय कौन से फैक्टर्स हावी हैं जिसकी वजह से प्रेशर देख रहे हैं? अंशुल सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटक एएमसी के पोर्टफोलियो मैनेजर, पीएमएस का जो फंड है वो चलाते हैं। अंशुल, गुड आफ्टरनून। अंशुल, ये बताइए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सुबह हम स्काईमेट से बात कर रहे थे क्योंकि ओवर द वीकेंड ये खबर आई कि शायद थोड़ा एल नीनो इम्पैक्ट इस बार आ सकता है। हमने बहुत उसको बड़ा नहीं किया कि समझना चाह रहे थे कि अर्ली साइंस क्या है। तो शर्मा जी ने बताया स्काईमेट से कि अर्ली साइंस हैं कि इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जनवरी का डेटा भी दिखा रहा है, जनवरी ऑनवर्ड्स ऑब्जर्वेशन दिखा रही है इम्पैक्ट है। उसके बाद हमने एमएनएम के मैनेजमेंट को आज चैनल पे बातचीत करते वक्त ये पाया कि उन्होंने FY24 की गाइडेंस देने से हिचकिचाया और उन्होंने बोला कि अभी क्लैरिटी नहीं है उतनी कि ट्रैक्टर सेल्स के बारे में हम FY24 की गाइडेंस दे सकें। इन दोनों बातों को जानकर आप क्या कहेंगे? क्या बाजार इस मुद्दे पे अभी ध्यान दे रहा है, अभी नज़र बनाए बैठा है या अभी नहीं? और ये एक है रिस्क जिसका हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। हाय अजय, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। आप जो कह रहे हैं मैं उसी चीज को पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। 2020 से इस साल तक ला नीना इफेक्ट दुनिया में चल रहा है और ला नीना इफेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है, टिपिकली अगर इंडिया पे इम्पैक्ट तो बहुत है बट इंडिया पे देखा जाए तो ये इम्पैक्ट होता है कि जनरली बारिश ठीक होती है और पिछले मतलब कम से कम मेरे 20 साल के वर्किंग करियर में मैंने ये नहीं देखा है कि 3 से 4 साल इंडिया के कंसेक्यूटिवली मॉनसून अच्छी आई हो, जो कि पिछले 3 से 4 साल में हुआ है। और ये ट्रेंड जो है इसका काफी चांस है इस साल टर्न होने का, क्योंकि जैसे आपने कहा एल नीनो इफेक्ट दुनिया में आने का उसका चांस ज्यादा है। और अगर ये इस साल में हुआ जैसे कि स्काईमेट भी बोल रहा है, तो इंडिया में उसका इम्पैक्ट एडवर्स होगा। मॉनसून जो कि पिछले 3-4 साल से अच्छी आ रही है उसमें थोड़ी कटौती होने का चांस है और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे, फूड इन्फ्लेशन पे भी एडवर्स होगा। तो हम ये मानते हैं कि चांसेस है कि इंडिया में इस साल एल नीनो की वजह से मॉनसून कम हो और उसका इम्पैक्ट एडवर्स हो फूड प्राइसेस पे। बिल्कुल नहीं, ये बात हम ये कैविएट के साथ अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहे हैं कि हम भी एक्सपर्ट्स लाके और आप जैसे एक्सपर्ट्स लाके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि है चिंता की बात या अभी नहीं है या अभी अर्ली है। सिर्फ हम एज अ फैक्टर बाजार के वॉचर्स को ये रख रहे हैं सामने, बाकी हमारी उद्देश्य कुछ पैनिक करने का नहीं है। लेकिन आगे बढ़े और कुछ और बात करें। ये सिटी यूनियन बैंक आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है? भगवान की दया से नहीं। ओके। बट एक बात बताइए प्रियंका, हम यही बात कर रहे थे कि सिटी यूनियन कह रहा है कि इंडस्ट्री ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे हम, हमें स्केल डाउन करनी पड़ेगी। 12% ग्रोथ की बात, इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ 18% चल रही है। ये मामला क्या ये बैंक स्पेसिफिक लग रहा है? मैं बाय सेल कॉल नहीं ले रहा, ये आपको लग रहा है कि ये धीरे धीरे शायद कुछ और नामों को भी ग्रोथ नेगोशिएट करना पड़ेगा? अजय, कई बैंक्स हैं जो कि स्पेसिफिक सेगमेंट्स को केटर करते हैं। अब आपने देखा होगा जो माइक्रो फाइनेंस फोकस्ड बैंक्स हैं उनके अंदर कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले काफी पेन हुआ था, जबकि इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही थी लेकिन इन बैंक्स में पेन हो रहा था। जिस बैंक का आपने नाम लिया वो भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स को केटर करता है जहां पे इस समय वीकनेस है और दिख रही है। तो जहां आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रांग है उस सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं दिखा है। प्लस उधर एनपीएस का भी मतलब उधर एनपीएस भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुए हैं, एनपीएस भी थोड़ा स्टेडी है। तो वो एक बैंक स्पेसिफिक इशू हो सकता है। अभी तक हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे सेक्टर में कुछ हमें डरने की जरूरत है या कुछ क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है। जो जो रिजल्ट्स अभी भी आए हैं पीएसयू बैंक्स के भी आपने देखे होंगे, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी देखे होंगे, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी देखे होंगे, सब रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी स्ट्रांग है। तो ये हो सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक इशू ना हो, बैंक स्पेसिफिक इशू हो।
गुड आफ्टरनून अंशुल। बिल्कुल ये लग भी रहा है क्योंकि क्योंकि अब तक जो व्यू निकल कर आ रहा है दूसरे बैंक से, वो चाहे डिपॉजिट ग्रोथ हो, क्रेडिट ग्रोथ हो, वो बुलिश सेंटिमेंट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे स्पेसेस पर भी अंशुल आपकी राय जानना चाहेंगे। इनफैक्ट आपको न्यू एज टेक स्पेस अब कैसा लगता है, फिनटेक स्पेस में? क्योंकि ये जो चेंज ऑफ हार्ट जिसकी लगातार बात की जा रही है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग आ रही है और कई बड़े फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आ रहा है बाय करने के लिए। गुड आफ्टरनून प्रियंका। जनरली इस स्पेस में आप देखेंगे कि इस स्पेस में इन्वेस्टर इंटरेस्ट तब आता है जब लिक्विडिटी मार्केट में इजी हो, और अभी कुछ अंदेशा लिक्विडिटी इजी होने का दिखता नहीं है। आपने अभी कल शायद एक इंटरनेट कंपनी का रिजल्ट आया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है, लेकिन स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। वो काफी कुछ इसलिए है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी टाइट है। और अगर यूएस फेड से हम क्यों लें, तो यूएस फेड का तो ये कहना है कि इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी स्टडी रहेगी, इसलिए डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म में तो दिख रहे हैं, लेकिन इनका कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा हमें। और इस कारण वो लोग अपनी जो लिक्विडिटी है उसको ईज करने की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो इस स्पेस में जो टेक स्पेस है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखता नहीं है शॉर्ट टर्म में। हाँ, अगर 6 महीने बाद लिक्विडिटी ईज ऑफ हो जाए तो जरूर इस स्पेस में इंटरेस्ट दिखेगा, बट अभी ये बैंड में, एक नैरो बैंड में ये लोग चलते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। राइट अंशुल, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। फिनटेक कंपनियां या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज पर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता, लेकिन डिफेंस की ताकत को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा है डिफेंस क्षेत्र में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी हद तक बढ़ावा भी मिला है, और आए दिन हम देखते हैं बड़े सारे कार्यक्रम, बड़े सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का भव्य इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस की ताकत है, अनलिमिटेड पोटेंशियल जो हमारे पास है एरोस्पेस को लेकर, ये साबित होगी इन तमाम कार्यक्रम से। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? मानसी, गुड आफ्टरनून। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डिफेंस के अंदर डेफिनेटली टेलविंड्स हैं, लेकिन हमें 2 चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा। एक चीज है कि बिजनेसेस में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ है, दूसरी चीज ये है कि वो स्ट्रेंथ काफी कुछ उनके स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ट इन है। इसलिए आप देखेंगे कि वैल्यूएशंस जो कि पिछले 10 साल में एक लेवल पे थी, आज उधर से डबल हो चुकी है। और इस वैल्यूएशन पे बहुत केयरफुल और स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिफेंस स्टोरी लेके कोई भी स्टॉक ले लें और उसमें पैसा बनेगा। वो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला महंगी है। पर ये पक्का है कि इस स्पेस में आपको बिजनेसेस में बहुत ग्रोथ दिखेगी। आपने अभी रिसेंटली देखा, हमारे रक्षा मंत्री ने एक ऑर्डर दिया है कुछ 83,000 करोड़ का या 84,000 करोड़ का, जिसमें से 82,000 करोड़ इंडिजिनस डिफेंस आइटम्स पे उनका ऑर्डर गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले ऐसा होता था कि आपका अगर से 1,000 रुपए का ऑर्डर गया है, उसमें 60% इंपोर्ट्स होते थे, 30 to 40% इंडिजिनस होता था। अभी आप देख रहे हैं 80 to 90% इंडिजिनस है, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली हमारी डिफेंस कंपनीज को होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, उसको आप डायरेक्टली एक्सट्रापोलेट मत करिए स्टॉक प्राइसेस में, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी वो सब बिल्ड कर रहे हैं। Naukri.com का स्टॉक प्राइस, इन्फोएज का स्टॉक प्राइस लिखे आइए डायरेक्टर साहब, वहाँ भी एक बिगेस्ट फॉल इन 3 ईयर्स, 3 साल का सबसे बड़ा फॉल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे। बट अंशुल, मैं आपसे बात करना चाहूँगा अभी एक और कंज्यूमर टेक रिलेटेड बात। लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में अब फंडिंग विंटर की बात आ रही है, और फंडिंग विंटर की वजह से कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अनलिस्टेड कंपनीज में, प्रॉप टेक में, एड टेक में या कहीं और एक्सपोजर लेके रखा था, और आपने जहां इंक्यूबेट कर रहे थे आप बिजनेस, जहां आपने एक्सपोजर लेके रखा था, वो उनको फंडिंग विंटर हो गई है, तो सर्दी लग गई है और पैसा रेज होने नहीं वाला, तो इनकी ग्रोथ क्वेश्चन मार्क में आ गई। उसकी वजह से कुछ लिस्टेड स्टॉक्स में बड़ा प्रेशर आ रहा है। आपका इन जनरल, क्योंकि आप उस पूरे इकोसिस्टम को भी स्टडी करते हैं और मिलते होंगे, क्या अब इन्वेस्टर्स ये फंडिंग विंटर जो है ये थोड़ी ड्यूरेबल लगती है? कहीं अब सिर्फ प्रोमिसेस से पैसा इतनी जल्दी आने नहीं वाला है, क्योंकि
ये जो आप बता रहे थे टाइट रहेगी लिक्विडिटी कुछ समय के लिए? अजय, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और वो इसका रीजन ये है कि जो आप एनएवी लेवल्स देख रहे हैं प्राइवेट मार्केट्स में, वो रियलिटी को डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं। पब्लिक मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक काफी कुछ गिर चुके हैं। 25 से 30% स्मॉल मिड कैप्स तो इजीली गिर चुके हैं। और अगर आप टेक कंपनीज ही देखें तो काफी टेक कंपनीज, जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं, उनका भाव आधे से कम हो गया है। अब उसके बाद अगर आप प्राइवेट मार्केट में 10 से 15% की गिरावट देखेंगे वैल्यूएशंस में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि भाव इससे फेवरेबल मिले, तब जाके वो इन्वेस्ट करेंगे। और आज प्राइवेट मार्केट में वो एनएवी लेवल्स होल्ड अप कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन है सेलर की, वो ये है कि जो अभी रीसेंट भाव पिछले साल में मिला है, उसके आसपास नया भाव मिल जाए पैसा रेज करने के लिए। वो होने वाला नहीं है, और इस वजह से फंडिंग विंटर काफी एविडेंट है। और ये बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जिनको कैपिटल चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, क्योंकि ये लॉसेस इनके बिजनेस में है। और जहां उनको कैपिटल मिलना बंद हुआ, तो वो लॉसेस स्टार्ट ईटिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और फिर वही होता है कि राइट डाउन आपको काफी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब इसमें जिस तरह हम पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हैं कि अगर हमारे पास 30 कंपनीज हैं, उनमें से अगर 20 भी चल गई, 10 थोड़ा बहुत फ्लैट रही या ऊपर नीचे हुई, तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा करता है। अगर किसी ने पोर्टफोलियो अप्रोच ली है तो वो कोई बात नहीं, एक आध स्टॉक नहीं चला तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने वन ऑफ इन्वेस्टमेंट की है तो बहुत पेन होगा। इस वजह से पोर्टफोलियो अप्रोच इस समय इस स्पेस में भी हेल्प करेगी। ऑलराइट अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।